सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। तो यूनिवर्सिटी की पाठशाला में मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो हो चुका है स्टार्ट। आप जानते ही हैं कि मॉड्यूल 2 के पिछले 2 वीडियोस जो हैं आप देख भी चुके होंगे आई गेस। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें आज हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी देखेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी को स्टार्ट किया था, और रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको वैरायटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली 3 फॉर्म्स में बताया हुआ था कि भाई रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में भी होता है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है और मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। ठीक, तो ग्राफिकल और मैग्नीट्यूड पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में डिटेल्ड फॉर्म में आपको बताऊंगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इस पॉइंट से। तो ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले अगर हो सके तो आपके पास कैलकुलेटर्स अगर होंगे तो उसको रेडी कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको मैं कैलसी ऑपरेशन बताऊंगा। यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है मेरे हाथ में, ये FX991ES का कैलसी है। हो सकता है आपके पास MS वर्जन कैलसी हो, 991MS हो सकता है, या ES प्लस भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग वैरायटी के सब कैलकुलेटर्स, आपके पास जो भी कैलसी होगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है तो मैं ये कैलसी एटलीस्ट जिन बच्चों के पास होगा उनके लिए वो ऑपरेशंस में बता दूंगा कि आप यही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है इसको कैलकुलेटर्स में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, आगे चल के ग्रेजुअली हम लोग कैलकुलेटर्स के ऑपरेशन के ऊपर भी वीडियोस जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, और हाँ आज का कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि मैथमेटिकली क्वांटिटी को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे सबसे पहले। सेकंड पॉइंट पर देखेंगे फेजर अलजेब्रा, और लास्ट पॉइंट पर देखेंगे फेजर कन्वर्जन। ये दोनों ही प्रैक्टिस वाले मेथड्स हैं। पहला वाला ही है जिसके अंदर डिटेल में आप पढ़ेंगे, बाकी के जो 2 फॉर्म्स है ये सीधे कैलकुलेटिव पार्ट है। तो आज कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सीखना है बढ़िया तरीके से। इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का, क्या इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा, क्या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा इसका। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपको एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्टली पूछ ले कि मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ कि पोलार फॉर्म किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं। बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांसेस है। ठीक, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसका काम क्या है? क्योंकि इसके बिना जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बनाएंगे वो बना ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस का कन्वर्जन नहीं पता है या बेसिक्स नहीं पता है तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। ठीक है, तो हमको एकदम इस हिसाब से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हमको रेडी रहना है। तो इसलिए मैं आपको इसमें आज कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डेडिकेटेडली इस टॉपिक का नहीं आता है। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बेस करके बाकी सारा कुछ बनता है, जितना न्यूमेरिकल है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस होकर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ने के समय बिल्कुल ध्यान से मत से पढ़िएगा। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। तो द टॉपिक इज मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स या ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होती हैं बेसिकली, इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हर जो रिप्रेजेंटेशन है उसका एक दूसरे से क्या कनेक्शन हो सकता है, कैसे कन्वर्जन हो सकता है, वो भी इसी के अंदर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो मैथमेटिकली ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को बेसिकली हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं भाई? सबसे पहला होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। फर्स्ट वन इज नोन एज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, इसमें आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखते होंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में हम लोग चीज़ों को शो करते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी ऐसे ही है, बस यहाँ पे रियल पार्ट की जगह कॉन्स्टेंट पोर्शन हो जाता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का, और इमेजिनरी पार्ट की जगह पे फ्लक्चुएटिंग पार्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक, तो मतलब ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको, बहुत डिटेल नोट्स बनाने की इसमें नीड नहीं है। तो आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो? कांस्टेंट पार्ट या कांस्टेंट कंपोनेंट बोला जाता है इसको, कांस्टेंट कंपोनेंट एंड फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट।
ठीक है, तो कांस्टेंट कंपोनेंट एंड फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट के फॉर्म में आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये दोनों कंपोनेंट्स को कैसे शो किया जाता है? तो दे आर ऑल्सो गिवन एज ए प्लस माइनस जे बी। अगर x कोई क्वांटिटी है तो इसको हम a प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में शो करेंगे इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये स्टैंडर्ड होता है। अब इस स्टैंडर्ड को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप समझे तब आगे चल के आप देखे होंगे कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको डेटा ऐसा दिया रहता है। ओके, डेटा में ऐसा लिखा रहता है z इज इक्वल्स टू 2 + 3j ओम। कंपेयर कर लीजिए दोनों को, आपको दिखाई देगा कि ये डेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। या कई बार आप देखेंगे कि ऐसा दिया रहता है आपको क्वेश्चन में 30 एट एन एंगल -35 डिग्री ओम्स, ऐसा लिखा रहता है। तो कई बार आपके माइंड में आता होगा कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसको नॉर्मली 30 भी तो लिख सकता था, या नॉर्मली इसको 2 + 3 5 करके कुछ लिख देता। बट ये वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है और सारी की सारी चीज़ें फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। मतलब ये कोई भी डेटा इसमें से आप जो भी चीज़ देख रहे हैं इसका अल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस समझिएगा। तो सबसे पहले एक होता है बेसिक सम, जहाँ पे हमको सिर्फ सम करना रहता है, साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। कि अगर एक जगह 2 लिखा हुआ है और दूसरी जगह -3 लिखा है तो भी उसका रिजल्टेंट आप 5 ही बताओगे। वो बेसिक सम होता है। फिर होता है अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम जो होता है उसमें 2 लिखा हुआ है और -3 लिखा है, दोनों का सम करना है तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो 2 - 3 करेंगे -1 आएगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, दैट इज द अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम के अंदर आपको साइन कन्वेंशन भी कंसिडर करना होता है कि क्या है। ऐसा नहीं है कि सम करना है तो सीधे सम कर दिए उनके साइंस को या उनके डायरेक्शंस को इग्नोर करते हुए। तो दैट इज द अल्जेब्रिक सम। अब उससे एक लेवल और आगे आप आ चुके हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द फेजर सम या फेजर अल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली फेजर कैलकुलेशंस के अंदर आता है, जिसको कि आप नॉर्मली फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में सारी चीजें आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसीलिए डायरेक्टली आप इसका 2 + 3 5 नहीं बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये फेजर या वेक्टर फॉर्म में है, इनका फेज एंगल ही अलग अलग है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पर है, ये एक ही फेज पर नहीं है। तो उस कंडीशन में आप उसका सम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे इसको बेसिक लाइफ के एग्जांपल से अगर मैं रिलेट करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि बताओ 1 लीटर दूध और 1 किलोग्राम टमाटर का टोटल वजन चलो बता दो। तो आप या तो उसको लीटर में बताओगे या किलोग्राम में बताओगे, बट दोनों की यूनिट्स तो अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट फेज की क्वांटिटीज है ना। या तो आप 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू का कंबाइंड वजन बता सकते हो कि भाई 2 kg का टोटल वेट हो रहा है। लेकिन 1 लीटर दूध और 1 किलो टमाटर का वजन जो है वो बताने के समय आपको किसी एक फॉर्म के यूनिट में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक फॉर्म के यूनिट पर लाना पड़ेगा इनको। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, ये सब अलग अलग फेजेस की क्वांटिटी है। खैर, तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये ए बी ये जे ये प्लस माइनस इनका मीनिंग क्या है। तो इस एग्जाम्पल को मैं हटाता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। आप नहीं नोट करना चाहें तो आप सिर्फ देखिए और समझते जाइए। नोट करने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन है आपके पास। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को ग्रुप में। ये देखिए यहाँ पर हियर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट पार्ट को, इट इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द क्वांटिटी। बी इज द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ द क्वांटिटी। फ्लक्चुएटिंग पार्ट मतलब जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो फ्लक्चुएट होगा लगातार समय के साथ साथ उसमें वेरिएशन होगा। कांस्टेंट पार्ट जो फिक्स्ड है, उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। एंड व्हाट इज जे? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप आयोटा से रिप्रेजेंट करते थे इमेजिनरी पार्ट को, यहां पर जे भी यही काम कर रहा है। जे रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री के फेज शिफ्ट को, फेज शिफ्ट को। ठीक है, एंड its numeric value, its numeric value is under root -1। कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, इमेजिनरी पोर्शन को शो करने के लिए होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेटर में जब आप इसके क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे तो वहां जे जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है, वहां पर आयोटा ही यूज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप इसको ध्यान दो तो ये और कुछ नहीं आयोटा ही है। इलेक्ट्रिकल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका एक्सप्रेशन हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका ये जो इतना पोर्शन है ना 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, इसी प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम फेजर कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, तो हम इसके फेज शिफ्ट वाले प्रॉपर्टी को ही ज़्यादातर ध्यान देंगे। तो अगर कहीं पे जे लगा हुआ है इसका मतलब वो क्वांटिटी 90 डिग्री से शिफ्टेड है। तो मतलब ए के साथ अगर जे बी लगा हुआ है तो मतलब बी क्वांटिटी ए से 90 डिग्री शिफ्टेड है। अब शिफ्ट होकर आगे चल रही है या ए से पीछे चल रही है,
और वो बताने के लिए हमको प्लस और माइनस साइन की जरूरत पड़ती है। तो इधर लिख लीजिए कि पॉजिटिव साइन जो है, पॉजिटिव साइन, दिस रिप्रेजेंट्स द लीडिंग कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स द लीडिंग कंडीशन। जबकि नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन, ये रिप्रेजेंट करता है लैगिंग कंडीशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लैगिंग कंडीशन को। ठीक है, तो लीडिंग और लैगिंग साइन दोनों आपको यहां से मिल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव से। तो अब इस पूरे का मीनिंग समझ लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल रहा है कि 20 + 3j, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे आप? इसको आप ये समझेंगे कि 20 मैग्नीट्यूड की कोई क्वांटिटी, इसको मैं फेजर से आपको बताता हूं, देखिए आपको तुरंत रिलेटेबल रहेगा। ये 20 की कोई क्वांटिटी जो है, जो भी क्वांटिटी हो सकता है, वोल्टेज होगा, हो सकता है करंट होगा, हो सकता है इंपिडेंस होगा, इन एनी केस जो भी है ये, तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको 20 की वैल्यू या 20 की मैग्नीट्यूड आपको इस रेफरेंस फेजर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। अब वो जो भी क्वांटिटी हो, करंट होगा तो 20 एम्पियर होगा, वोल्टेज होगा तो 20 वोल्ट आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है +3j, यानी प्लस मतलब इससे लीड कर रहा है 3j, और j का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री लीड कर, आइडियली, आइडियली। बाकी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको j की वैल्यू, आपको फेज डिफरेंस एंगल निकालना मैं अभी बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है तो इसलिए बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फेज एंगल आगे चल के कुछ और निकलेगा, बट अभी फिलहाल मैं जे के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि देखिए प्लस देख के आप समझ जाओगे कि लीड कर रही है क्वांटिटी, जे देख के आइडियली सोचोगे आप कि 90 डिग्री लीड कर रही है क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, और ये आपका एंगल आ गया 90 डिग्रीज। पूरा का पूरा फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। 20 की लाइन मैंने लंबी बनाई, 3 की लाइन छोटी बनाई, कारण आपको पता है ना, फेजर हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। फेजर में लाइन का लेंथ जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, तो जितनी बड़ी मैग्नीट्यूड, एरो की लेंथ उतनी बड़ी रखिएगा। ठीक है, और 90 डिग्री का शिफ्टेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पूरी की पूरी फेज जो क्वांटिटीज हैं इनको स्पेस में रोटेट करता हुआ हम शो कर रहे हैं। तो ये बन गया इसका फेजर। अब इसी की जगह में 20 - 3j लिखता तो ये 3 नीचे बनता। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा तरीका है फेजर ड्रॉ करने का। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल फेज एंगल निकालते कैसे हैं। आइडियली जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे होगा, कुछ और फेज एंगल भी इसका हो सकता है कि दोनों क्वांटिटीज के बीच में कितने का अंतर है। तो फेज एंगल निकालने का तरीका मैं आपको लिखवा देता हूँ। फेज एंगल इज गिवन एज, फेज एंगल इज गिवन एज phi is equals to tan inverse b by a, tan इनवर्स b बाई a। अब जहां पर ध्यान रखिएगा कि b और a क्या क्या क्वांटिटीज है आपकी। ठीक है, b आपका फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, डिवाइडेड बाई a इज योर कांस्टेंट पार्ट। ठीक, तो इससे अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए इसी का मैं असली एंगल आपको निकाल के बताता हूँ कि अब कितना आएगा ये। तो हियर द फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, बताइए b क्या था यहाँ पे? b वॉज 3 और a कितना था? 20 था। कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए जरा। चलिए मैं भी कैलसी निकालता हूँ, आप भी अपने कैलसी में पुट करिएगा। मोबाइल से मत सीखिएगा आप इस चीज़ों को, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैलसी की बैटरी डाउन है, बहुत पुरानी हो गई वो कैलसी, तो वो चलती नहीं है अब। बट ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए वो कैलसी काम आ जाती है। कैलकुलेशन मैं बेसिकली फ़ोन में ही कर लेता हूँ। सो लेट मी डू tan इनवर्स 3/20, tan इनवर्स 3/20। ठीक है, देखिए यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 8.530 डिग्री। ठीक, तो देखिए जे जो है, इस जे ने मुझे फ्लक्चुएशन तो बता दिया कि आइडियली 90 डिग्री, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या पता चला कि ये जो 3 है ये इस 20 से कितना डिग्री आगे चल रहा है? 8 डिग्री आगे चल रहा है। तो असलियत में जो ग्राफ बनेगी वो ऐसी बनेगी, इसकी यहाँ पे रियलिटी में जो इसकी ग्राफ बननी चाहिए वो ऐसी बननी चाहिए। ऐसा मैं शो करूंगा यहाँ पर 3, और ये जितना भी डिग्री मैंने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होता है। न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहेगा, बहुत बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो खैर एक एग्जाम्पल था, इसको मैं हटा देता हूँ, और जो मेन जो फॉर्मूला है उसको आप नोट कर लीजिए। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर दिस, इसको नोटेड रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेज एंगल जब भी दो क्वांटिटीज के बीच का फाइंड करना होगा फेजर फॉर्म में, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्वांटिटीज गिवन होगी, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे।
चलिए ये पहला एक्सप्रेशन हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म का। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है? सो एक्सप्रेशन नंबर 2, सेकंड एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। चलिए इसको भी समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी हमारे पास x की क्वांटिटी है, देखिए यहां पर जो बेस है इसको शो करने का वो क्या है, तो आई कैन राइट कि क्वांटिटीज, हियर द क्वांटिटीज आर expressed, here the quantities are expressed in the form of their, अब इनको अब कौन से कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो their parallel and perpendicular कंपोनेंट्स। आपको याद होगा अब से एक दो वीडियो पहले मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशन बताया था। अगर वो ईएमएफ इक्वेशन का वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पर मैंने एक पॉइंट पर आपको ये बताया था कि एक कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि ना तो मैक्सिमम पे है ना तो जीरो पे है, उसके बीच में किसी एक पोजीशन पर है। तो इन दैट केस मैंने उस कॉइल के दो कंपोनेंट्स दिखाए थे आपको, एक फाई एम साइन ओमेगा टी एंड फाई एम कॉस ओमेगा टी। कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उस पर दो कंपोनेंट्स वहां पर बनते हैं। तो वही थे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पर भी वही होता है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से हम शो करते हैं, जहाँ पे साइन का कंपोनेंट जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को शो करता है, जबकि कॉस का कंपोनेंट जो है वो उस पर्टिकुलर डेटा के, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के किसको शो करेगा, उसके पैरेलल कंपोनेंट को शो करेगा। ठीक, तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं किसी क्वांटिटी के बारे में तो वो एक्सप्रेशन हमारा ऐसा होता है। देखिए वो एक्सप्रेशन आता है, अगर x कोई डेटा है तो हम लिखेंगे a cos phi प्लस माइनस जे बी साइन फाई, a cos phi प्लस माइनस जे बी साइन फाई। ये एक्सप्रेशन बनता है इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। नॉर्मली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की जरूरत दो जगह पड़ती है। सबसे पहला जब आप डेरिवेशन करते हैं किसी चीज़ का, जब डिराइव करके उसको एक्सप्रेस करना होता है तब, और दूसरा जब आप फेजर का कन्वर्जन करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कि जैसे मान लीजिए आपको पोलार फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और पोलार से आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाना है, तब आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अदर देन दैट बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, डेरिवेशन पर्पजेस जो है या थियोरिटिकल जो पर्पज है उसमें ज़्यादा दिखेगा आपको ये एक्सप्रेशन। क्या इसमें फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई ए करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। फाई की वैल्यू जब नॉन होगी तभी आप कॉस और साइन की आइडेंटिटी इसके अंदर पुट कर पाएंगे, तो यहाँ ऐसा कोई नीड नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ से सीधे हम तीसरे पार्ट पर जा सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। तीसरा फॉर्म जो है, तीसरा और आखिरी मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, दिस इज द पोलार फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दिस इज नोन एज द पोलार फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब पोलार फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप इससे भी एकदम परिचित होंगे बिल्कुल। पोलार फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसी की मैं बात कर रहा था, जहां पर लिखा होता है z एट एन एंगल, कोई एक वैल्यू एंगल समथिंग, एंगल में कुछ भी डिग्रीज में ऐसा दिया रहता है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना, कि मान लो लिखा है z 30 एट एन एंगल 35 डिग्री। ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाई देते हैं ये बेसिकली पोलार फॉर्म में रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्वांटिटीज को उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल्स के फॉर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी दो चीजें रहती है, यहाँ पर आप लिखेंगे द क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये सभी के सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब फेजर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन के, फेजर का तरीका है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। तो द क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ their magnitudes, in terms of their magnitudes and phase angles। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है x, कोई क्वांटिटी x है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताऊंगा मैं, इट विल बी मॉड ऑफ x, और इसके साथ साथ इसका फेज डिफरेंस एंगल भी होगा। उसमें दोनों चीजें हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस फाई, जो भी आप बोल लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, दैट इज ओके,
प्लस और माइनस जो है वो क्या मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस हो रहा है क्या? नहीं, एंगल में प्लस माइनस हो रहा है। तो एंगल के प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? लीडिंग एंड लैगिंग कंडीशन, ध्यान रखिएगा। जैसे -35 डिग्री लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ आ जाएगा। वो एंगल पे माइनस है, मतलब एंगल पे वो लैगिंग कंडीशन पे है, तब वो माइनस साइन यूज कर रहा है। तो प्लस और माइनस का साइन जो मैंने आपको बताया जस्ट इसके पिछले एग्जांपल में, उसको आप एग्जैक्टली फॉलो करिएगा, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन रहता है आपके पास। जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई डेटा है, ऐसा लिखा हुआ है कि z इज इक्वल्स टू 30 एट एन एंगल -35 डिग्रीज, और दूसरा z2 जो है वो लिखा हुआ है 5 एट एन एंगल 30 डिग्रीज। ऐसी दो क्वांटिटीज है, आपको बोलता है z1 प्लस z2 की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, ठीक है? अगर सपोज कर लीजिए आपको बोल दिया कि नाउ ऐड बोथ बोथ ऑफ देम, आंसर कितना आएगा? तो क्या ऐसे ही ऐड कर देंगे सीधे सीधे कि 30 और 5 करके इसको 35 बना दिया, और यहाँ से -35 प्लस 30? नहीं कर सकते। पता है क्यों? कारण आपको मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इनको डायरेक्टली कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्योंकि ये क्वांटिटीज अलजेब्रिक एडिशन या अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में आ ही नहीं सकती। दे आर द फेजर क्वांटिटीज, ये तो अलग अलग फेज की क्वांटिटी है, इसको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप ऐसे? देखिए, एक क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस जगह पे, ठीक है? ये नीचे वाली क्वांटिटी जिस पे लिखा हुआ है 5 और एंगल है इसका 30 डिग्री, अपने रेफरेंस से 30 डिग्री ऊपर है क्वांटिटी, ठीक? दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो कहाँ पर दिख रही है आपको? वो -35 डिग्री पर दिखाई दे रही है, यहाँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 35 डिग्री और डेटा है 30 का, है ना? इम्पिडेंस है तो ऑब्वियसली ओम्स होगा, 30 ओम्स, ये 5 ओम्स। तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ऐसा फेज डिफरेंस है, तो इसका रिजल्टेंट क्या कहाँ पर होगा बताइए? इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो भाई इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? जैसे कि एक रूल का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये देखिए, लाइक दिस। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ कहीं पे ट्रेस होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ इसको प्रॉपर। तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स जो है ना, एसी में जब भी आप ऐसा फेजर फॉर्म पढ़ते हो, तो ये बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ये बेसिक्स अगर नहीं पता होगा तो गलती हो जाएगी। दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये इनका होगा जो भी z इक्विवेलेंट इस पॉइंट पर आपको मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे फेजर फॉर्म का कैलकुलेशन ऐसे होता है, इसको डायरेक्टली 30+5 नहीं कर सकते आप। यहाँ पे अलग अलग फेज, सेम फेज में होते तो कर भी देते एक बार। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा, और यही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, इन चीज़ों को, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक? तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैलकुलेटर में भी आपके सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं। कैलसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें कैलकुलेटर में ये सारा ऑपरेशंस कैसे पुट करना है, कैसे परफॉर्म करना है। आज थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूंगा, बाकी सेपरेट वीडियो में पूरा का पूरा वही वही कैलसी का ही ऑपरेशन जो है वो डिटेल्ड में डिस्कस रहेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए फेजर या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पोलार फॉर्म तक। इसमें भी थीटा निकालने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा पहले से नोन होगा, और अगर नहीं पता है तो tan इनवर्स बी बाई ये आपके पास है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चल के आपको और मेथड्स बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चंस में थीटा जो है या फेज डिफरेंस एंगल जो है वो आप निकाल पाएंगे। चलिए, तो हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं, इसी के साथ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी कंप्लीट होता है। रिप्रेजेंटेशन पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से, जिसमें आपने क्या क्या सीखा? जो पहला पॉइंट है दैट वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वाज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, एंड थर्ड वाज द मैथमेटिकल फॉर्म जो आज पढ़ा आपने, ठीक? अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है जिससे एग्जाम में जिससे आपको मदद मिलेगी, दैट इज द फेजर अलजेब्रा। फेजर अलजेब्रा, ठीक? फेजर अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्यों सीखना ज़रूरी है? तो जैसा मैं अभी तक आपको बता रहा था कि ये सब अलजेब्रिक फॉर्म में तो हो नहीं रहे सॉल्व, है ना? अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, ये सब तो फेजर फॉर्म है। तो फेजर फॉर्म अगर हो रहा है तो आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। यही चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ना, ये चारों की जरूरत पड़ेगी आपको फेजर फॉर्म में, है ना? चारों की जरूरत फेजर फॉर्म में पड़ेगी। तो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको चार बेसिक ऑपरेशंस बताता हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग होता है एडिशन। सेकंड जो होता है, दिस इज सब्ट्रैक्शन। फिर थर्ड फोर्थ लिखेंगे इसके बाद थोड़ी देर में। फिलहाल इन दोनों को समझते हैं
कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एडिशन एंड द सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, ये कैसे परफॉर्म होते हैं। देखिए इनको परफॉर्म करने का सबसे आइडियल तरीका ये होता है कि फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आपकी क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना जरूरी है। मैनुअली करने का भी तरीका बताऊंगा, कैलकुलेटर से भी बताऊंगा। अगर कैलकुलेटर से परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी फॉर्म में होगा, चल जाएगा। पोलार में भी होगा तो भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलसी के अंदर प्रोग्राम्ड है वैसा। आप डेटा पोलार में भी एंटर करोगे तो वो बाहर आपको रेक्टेंगुलर में आंसर दे सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैनुअली सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक तरीका होना चाहिए, और वो कैलसी क्या ऑपरेशन कर रहा है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, वो तुरंत आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर कैसे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है कि द क्वांटिटीज should be in rectangular form of representation। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है 3 + 2j, और इसको हमको ऐड करना है किसके साथ, 5 + 3j के साथ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही फॉर्म कौन सा है, दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर में और दूसरा अगर पोलार फॉर्म में होता तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होता। ठीक है, अगर मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर हम ध्यान दें। अब सॉल्व कैसे होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है भाई कि आप रियल पार्ट्स को अलग सॉल्व करते हो, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग सॉल्व करते हो, उसको मिक्सअप नहीं कर सकते हो। मतलब ये 3 जो है इस 3j के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, ये 3 जो है इस 5 के साथ ही सॉल्व होगा, यानी कि अपने जैसे कांस्टेंट पार्ट के साथ ही ये सॉल्व हो सकता है, चाहे ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो 3 + 5 करूंगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8, और 2j + 3j सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 5j। ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक, क्या मैं 3 + 3j को सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फेज की क्वांटिटीज है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ। तो ये तो बेसिक्स ऑपरेशन है, ये आप जानते हैं, आपने स्कूल लेवल से रियल इमेजिनरी सारा चीज़ पढ़ रखा है, तो ये आपको पता है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आपको एक दो एडिशनल एडिशन का ऑपरेशन में देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस सीखते हैं आज की क्लास में पहले। तो एक ऑपरेशन है, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 माइनस या 5 + 4j, इससे आपको ऐड करना है 3 + 6j को। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो भाई सिंपल है ना, 5 और 3 आपने सॉल्व किया, 8 आ गया, प्लस और प्लस 6 + 4 10j, इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है कि 10 - 4j, और इससे ऐड करना है आपको 3 - 2j को। अब बोलिए आंसर क्या आना चाहिए इसका। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि भाई 10 और 3 का सम है, तो 10 और 3 तो 13 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए -4 - 2, और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो -4 प्लस ऑफ -2, तो -4 - 2 दैट विल बी इक्वल टू -6j। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं आप। अच्छा चलिए एक लास्ट ऑपरेशन और कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 12 - 4j, और इधर लिखा हुआ है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। ठीक है, -7 + 2j। अब इसका आंसर बताइए जरा आप लोग, इसका आंसर जो है वो सोच करके बताइएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से आप सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी आपसे। देखिए 12 में से 7 माइनस कर दीजिए, 5 बचा आपके पास। ठीक, अब -4 + 2, वहां तक तो बात सही थी, लेकिन बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का साइन है ना, तो -4 माइनस ऑफ +2, -4 - 2 हो गया, एंड दिस विल बिकम -6j, दिस विल बिकम -6j, बन जाएगा सभी से। ये अलग अलग कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये सब आपके लिए एज अ एग्जाम्पल मैंने रखे कि एडिशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको ये एग्जाम्पल्स बेसिकली आने चाहिए बनाने। ये मैनुअली बना ले रहे हैं क्या, अगर मैनुअली बना ले रहे हैं तो अगला स्टेप क्या है आपके लिए, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसी चीज़ को कैलकुलेटर में करिए, सेम चीज़ को। एग्जामिनेशन में स्पीड तभी आएगी जब कैलसी में कर पाओगे आप ये परफॉर्म। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैलसीज अलाउड हैं, और कैलसीज अगर अलाउड है तो ये सारा ऑपरेशन वो, और वैसे भी इतना सिंपल और छोटा ऑपरेशंस नहीं होगा जो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने रहेंगे। वहाँ पे डेसिमल में भी डेटा हो सकता है, बड़ा डेटा हो सकता है इससे ज़्यादा, और आपको क्विकली सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हार्डली 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके पास।
तब जाके आप यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि 5 यूनिट आ रहे हैं और हर यूनिट से 3 क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 2 बड़े सवाल हैं कम से कम, तो आप समझ लीजिए कि आपको टाइम जो है, और 2 या 3 घंटे का 3 घंटे का समय मिलता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, ऑन ऑन एन एवरेज नॉर्मली। तो उसके हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इतना समय चाहिए। तो आप कैलसी ऑन कर लीजिएगा, मेरा कैलसी तो नहीं ऑन होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। कैलसी आप ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहला पार्ट आपको ये करना है कि आपको कैलसी में ये मोड का बटन यहाँ पर एक दिया हुआ होता है, इस मोड के बटन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा और पास आ जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस पर आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोड का बटन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका कैलसी ऑप्शंस दिखाएगा। सेकंड नंबर पे, बटन नंबर 2 पर आपको कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इस 2 के बटन को प्रेस करिएगा, कॉम्प्लेक्स में सेट हो जाएगा। आपकी कैलसी के टॉप पर CMPLX लिखा हुआ दिखेगा, तो मतलब आपका कैलकुलेटर अब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक, जब ये चीज़ हो जाए तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है आप इसके अंदर फीड करिएगा। अब यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, जे ऑपरेटर कहाँ पे मिलेगा आपको? देखिए, वैसे लाइट के उसमें इसका इसका जो सोलर वाला जो पैनल है वो काम कर रहा है, इसलिए रोशनी में ये चल जा रहा है। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं नहीं दिख रहा होगा। ठीक, जस्ट अ मिनट। चलिए, इस कैलकुलेटर के लिए कुछ अरेंज करता हूँ मैं। तो मोबाइल का मैंने टॉर्च ऑन कर दिया, इससे अब ये कैलकुलेटर चल रहा है। तो ये शायद ही आपको विजिबल होगा, वैसे तो नहीं विजिबल है ना। चलिए ठीक है, ये वैसे चालू हो चुका है। अब मैं आपको इसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करा के दिखाता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे जैसे अब मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 5+4 तो ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए। आप लिखिए 5+4 आयोटा। ठीक है, 5+4 आयोटा, दिस इज 5+4 आयोटा, ऐसे, एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर गलती से आयोटा को पहले लगा देंगे 4 के, तो आपका ऑपरेशन में सिंटैक्स एरर आ जाएगा। आपका कैलकुलेटर जो है आयोटा या जे ऑपरेटर को जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके बाद समझता है, उसके पहले नहीं समझ पाता है। लेकिन हम अपने लिखने के समय या जब कभी न्यूमेरिकल आप बना रहे होंगे, तो कई बार एग्जाम में भी जो क्वेश्चन रहता है उसमें ऐसा लिखा रहेगा 5+J4। तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कैलकुलेटर में फीड करने के समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसे मत फीड करिएगा, आप उसको फीड करिएगा 5+4J फीड करिएगा। ठीक है, इसको ये तरीके से फीड करोगे तो आंसर सही आएगा। आप इसको ऊपर वाले तरीके से फीड कर दोगे तो मैनुअली सही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर वैसे के लिए बना नहीं है, वो उस ऑपरेशन में गलती करेगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको सिंटैक्स एरर दिखा देगा। ठीक है, तो चलिए मैंने ये डेटा पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसके आगे मैं लिखूंगा ब्रैकेट क्लोज करके, मैंने लिख दिया प्लस। हाँ जी, अब इसके आगे मैंने लिख दिया प्लस, अगेन अ न्यू ब्रैकेट, और न्यू ब्रैकेट के साथ मैंने लिख दिया 3+6। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने आयोटा यूज़ कर लिया। जो आजकल एडवांस जो कैलसी आ रहा है उसमें शिफ्ट का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आयोटा प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू का बटन मैंने प्रेस किया। देखिए आंसर में आ गया 8+10 आयोटा, 8+10 आयोटा 10J। ठीक है, तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन वाले को भी ऐसे ही आप ये बाकी के 2 ऑपरेशंस को कैलकुलेटर में करके सीखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ करके आप रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग बनाते जरूर जाइएगा कैलकुलेटर में, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में मैनुअली नहीं सॉल्व करना है, इन चीज़ों को कैलसी में सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका ऑपरेशन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं। अगला ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट फेजर अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, जिसमें आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी तरफ सीखेंगे डिवीजन। अब इनको ध्यान से समझिएगा, बस आखिरी के यही 2 एग्जाम्पल्स हैं, अगर इनको आप समझ गए अच्छे से तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये कैसे परफॉर्म करना है? तो भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे खास बात तो ये है कि आपका कैलकुलेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, कैलसी जो है वो किस मोड में सेट होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स मोड तो रहेगा ही, उसके अलावा जो डेटा आपके पास गिवन है वो डेटा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो डेटा होगा आपके पास, में लिखते हैं
these operations are performed when the data is in पोलार फॉर्म। मतलब अगर आपके पास गिवन डेटा जो है वो पोलार फॉर्म में अवेलेबल है, तब ये ऑपरेशंस जो है इनको मैनुअली भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा पोलार फॉर्म पे होने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपका डेटा जो है वो पोलार फॉर्म में होना नेसेसरी है। चलिए मान लीजिए अब पोलार फॉर्म में डेटा है। ठीक है, कुछ डेटा है हमारे पास जो पोलार फॉर्म में अवेलेबल है। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते कैसे हैं, इसका क्या रूल है छोटा छोटा सा। तो मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड्स आर मल्टीप्लाइड। कि भाई मैग्नीट्यूड को तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे जिन दोनों की बात कर रहे हो, लेकिन बट द फेज एंगल्स आर एडेड। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। व्हाट अबाउट द डिवीजन। अब डिवीजन में भी ऐसा कोई रूल है क्या। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हियर द मैग्नीट्यूड्स are divided but the phase angles are subtracted। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों का बेसिक ऑपरेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे आप तो आपसे बाकी चीज़ें बनाने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। सब न्यूमेरिकल में आपको डाउट होगा कि कैसे बन रहा है, समझ नहीं आएगा। फिर यही छोटी सी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ना आपको, इसके ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कि आपको सिर्फ पूछ लिया कि बताओ डिवीजन कैसे परफॉर्म होता है फेजर फॉर्म में, ऐसा नहीं पूछेगा आपको। वो अंडरस्टूड है कि आपको आता है, वो सीधे सीधे आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल बनवाएगा। बोलेगा सप्लाई वोल्टेज ऑफ इतना वोल्ट्स एक सर्किट को दिया जहां Z की वैल्यू 12-3J ओम्स की है, बताइए वहां करंट कितने की जा रही है, फेज एंगल बताइए, फेज डिफरेंस बताइए वोल्टेज करंट के बीच का, ऐसा सवाल पूछता है। तो उसका कैलकुलेशन का जो मेथड लगता है उसके ऊपर, वो यही होता है जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, उसका टेक्निक जो है वो यही होता है। ठीक, अब आपको यही सारी चीज़ें मैं मैनुअली करना बताऊंगा, यही सारी चीज़ें आपको कैलसी में बताऊंगा। दोनों ऑपरेशन ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया क्या। अगर ये लिख लिया तो चलिए आपको मैं इसका कैलकुलेशन करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैनुअली करिएगा सॉल्व। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है 12 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 एट एन एंगल 20 डिग्री से। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल है ना, मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों जगह का ऑपरेशन केवल मैग्नीट्यूड्स पे लागू होता है, एंगल्स नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो एंगल्स जो होती है इनका देखेंगे पहले। तो मैग्नीट्यूड जो है इनको मल्टीप्लाई करिए, 12 5 60। एंगल्स का क्या होगा, फेज एंगल्स आर एडेड, तो 30 + 20 50 डिग्री आप बोलोगे आंसर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री, और इसके साथ लिखा हुआ है 20 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या लगता है आपको। तो भाई इसका आंसर आप बोलेंगे सर कि 100 × 20 2000। एंगल में क्या लिखूं मैं। आपने बोला कि सर मैग्नीट्यूड्स तो ठीक है मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन फेज एंगल्स जो है आपस में ऐड हो जाने चाहिए, लेकिन एक फेज एंगल तो नेगेटिव है, इनका सम करना है। तो मतलब -30 + 10, आंसर बचेगा अपने पास -20 डिग्री। -20 डिग्री, ठीक है, इतना डिफरेंस यहाँ पे बचेगा इनको अगर आप ऐड करते हैं तो। चलिए ठीक है, तो क्या ये वाकई में सही है क्या। क्या ये दोनों वाकई में सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको अभी मैं आपको कैल्सी में सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए थर्ड ऑपरेशन पे आते हैं। थर्ड ऑपरेशन डिवीजन का है। ठीक है, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ 100 एट एन एंगल 20 डिग्री, इसको डिवाइड करिए बाय 5 एट एन एंगल 10 डिग्री से। चलिए 10 की जगह पे 5 रख लेते हैं, 5 डिग्री से, अब ज़्यादा अच्छा है। तो अब इस पे मैंने आपको ये बोला कि जो क्वांटिटीज़ हैं ये क्या होंगी, आपस में डिवाइड होंगी, जबकि इनका फेज एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा।
सब्ट्रैक्ट में मैंने आपको ये नहीं बताया कि सब्ट्रैक्ट कौन सा किस में होगा। क्या न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल होता है, या डिनोमिनेटर एंगल माइनस न्यूमरेटर एंगल होता है ना। इसी में कंफ्यूज होता है ना बहुत सारे बच्चे कि सर ये समझ नहीं है, सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है बट कौन किस में से सब्ट्रैक्ट होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी रहेगी, कभी हो सकता है कि डिनोमिनेटर का एंगल भी बड़ा हो गया। अब किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, ऑलवेज न्यूमरेटर एंगल माइनस डिनोमिनेटर एंगल, यही कंडीशन आप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिए, कितना बच गया 20 एट एन एंगल 20 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब मान लीजिए इसी के केस में कभी डिवीजन में आपको ऐसा दे रखा है, देखिए थर्ड हो गया ना, फोर्थ, मान लीजिए फोर्थ ऑपरेशन पे आते हैं। आपको अगेन डिवीजन का ऑपरेशन दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ 20 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 5 एट एन एंगल 30 डिग्रीज, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, अब डिनोमिनेटर का फेज एंगल बड़ा है ना एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर एंगल, तो अगर हम 30 माइनस 10 कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। हमको कैसे सॉल्व करना है पता है, हम क्या करेंगे, अभी भी 5 और 20 को सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20, एंगल में हमको न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल लिखना है, मतलब 10 माइनस 30 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 20 डिग्रीज। ऐसे सॉल्व करना सही रहेगा। सही है कि नहीं है चलो अभी कैल्सी से चेक करेंगे इसको, इसी पॉइंट को तो कैल्सी से चेक करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा फंडामेंटल है जिसको आप ध्यान देते जाइएगा। और देखिए और एक आध क्वेश्चन बनाइए इसका। मान लीजिए आपके एंगल्स नेगेटिव रहे तो, चलिए फिर से देखते हैं। डिवीजन लिखा हुआ है 30 एट एन एंगल माइनस 20 डिग्री, इसको डिवाइड करना है आपको 10 एट एन एंगल माइनस 35 डिग्री से। अब बोलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। बड़ा मस्त सा ट्रिकी सा है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, फिर अभी मैं बता देता हूँ। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो प्ले करिएगा आगे। डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आंसर जो है ये आएगा 3 एट एन एंगल। अब यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बोला न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल हर केस में करना है आपको, तो मतलब आप लिखेंगे -20 माइनस ऑफ -30, तो 35 सॉरी, माइनस ऑफ -35, ऐसे। तो ये हो जाएगा -20 प्लस 35, तो ये कितना बचेगा आपके पास +15 डिग्रीज। कितना बचेगा +15 डिग्री बचना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर में आना चाहिए 15 डिग्री। क्या ये आंसर सही है, चलो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को, यही तो वेरीफाई करना है ना। तो कैल्सी उठाइए, कैल्सी में फटाफट से आप ऑपरेशन पुट करिएगा। अब मैं मोबाइल वाला कैल्सी जो है उसमें मैं ये चीज़ जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, उस कैल्सी में अब लाइट दिखाना पड़ता है उसको। डिवीजन ऑपरेशन इसी से शुरुआत करते हैं, तो कैल्सी को सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधे फ्रैक्शन का पार्ट जो है, फ्रैक्शन का बटन जो है, देखो आपको कैल्सी में यहाँ पर मिलेगा फ्रैक्शन का बटन, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला की जो है ये आपको दिखेगा। ठीक है, P/Q वाला फॉर्मेट। ओके, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में सेट है कैल्सी अपना, तो मैंने लिखा 30, शिफ्ट का बटन दबा के मैंने एंगल का बटन ले लिया। एंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए एंगल का बटन आपको यहाँ दिखेगा, दिस बटन इज फॉर एंगल। ठीक है, ये जो बटन है ना ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहाँ पर है 7 से ऊपर RCL है, RCL के जस्ट ऊपर एक माइनस का साइन ऐसे डैश बना हुआ है, उसी के ऊपर देखिएगा ऐसे एंगल भी बना हुआ है उसी बटन के ऊपर। ठीक है, ये बटन है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 एट एन एंगल ऑफ -20 डिग्री। का बटन मत खोजिएगा, डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल के अंदर आप जो भी लिख रहे हैं वो अंडरस्टूड है कि डिग्री है। देन इसके बाद नीचे लिखेंगे आप 10, एरो के बटन से आप नीचे चले जाइएगा, आप लिखेंगे 10, अगेन शिफ्ट का बटन एंड देन -35। ओके, अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ अजीब सा आंसर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, एक एक अजीब सा अलग सा आंसर जो है वो आपको दिख रहा है। आप बोलेंगे सर एक बड़ी सी वैल्यू आ रही है 289, बहुत सारा 7, फिर 47, फिर +0.77 ऐसा करके कुछ आया है सर, ये आंसर तो नहीं आया जो आप बता रहे हैं। हो रहा है ये चीज़ पक्का, चलिए ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही लक्षण है, ये बिल्कुल सही साइन है कि हम एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका कैलकुलेटर जो है इट इज़ प्रोग्राम्ड टू गिव यू आंसर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, नो मैटर इन विच फॉर्मेट यू आर गिविंग हिम और गिविंग इट एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट। आप उसको इनपुट किसी भी फॉर्मेट में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैल्सी की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो आंसर तो आपको रेक्टेंगुलर में ही देगा। इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, इसको चेंज कर सकते हो, इसका ऑप्शन होता है आपके पास। कैसे ऑप्शन होता है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करिए, कैल्सी ऑन है आपका, शिफ्ट का बटन प्रेस करिए, फिर मोड सेटअप का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही शिफ्ट प्लस मोड का बटन आप प्रेस करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा होगा कि A+IB ऐसा लिखा होगा,
दूसरी जगह लिखा होगा कि आर एट एन एंगल थीटा, ऐसा लिखा होगा 1 बटन पे, 2 बटन पे, ऐसे 3 बटन पे कुछ और ऐसा लिखा होगा। तो आपको ये बता रहा है कि आंसर आपको किस में चाहिए, ए प्लस आई बी में तो सेट है पहले से। मान लो आपको आंसर इस फॉर्म में चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए। देखिए हमारा आंसर जो है कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर है ना। ठीक है यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे हमको ये समझ में आ गया कि आपको कैल्सी में किस फॉर्म में आंसर चाहिए, उस फॉर्म में आप उसको सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपने आर एट एन एंगल थीटा वाले फॉर्म में सेट कर दिया सपोज कर लीजिए, तो अब आपका कैलकुलेटर डायरेक्टली ऐसा आंसर देगा। लेकिन अब उसका क्या करें, जो आंसर हमारे स्क्रीन पर आगे रखा हुआ है, ये आंसर, ये एकदम लंबी सी वैल्यू का जो आंसर है ये, जिसमें प्लस माइनस कुछ लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको और आगे तक लेकर के जाइए, तो आखिरी में आपको आयोटा दिखाई देगा। मतलब ये जो आंसर आया है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर आया है जो आपकी कैल्सी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इसको कन्वर्ट करना है इनटू विच फॉर्म, इनटू द पोलर फॉर्म। आपको इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। आंसर आपकी स्क्रीन में अगर दिख रहा है, अभी भी आपकी स्क्रीन पर अगर यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम करिए, जितने ये जो मैं अभी बताऊंगा ये वर्क करेगा ई एस FX9N1 ES और ES प्लस वालों की कैल्सी में। ठीक है, जिनका कैल्सी MS वर्जन का है वो एक बार अपना ऑपरेशन चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट पे देख लीजिएगा, उसका उसका मैनुअल मिल जाएगा, उस पर पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है उसमें। उसमें भी ये होता है। लेकिन तो आपको करना ये है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यू हैव टू प्रेस द बटन ऑफ शिफ्ट। उसके बाद 2 का बटन देखिए, उसको प्रेस करिए। 2 के बटन पे लिखा होगा इसके ऊपर CMPLX कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो 2 का बटन प्रेस करिए। फिर देखिए थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है आर एट एन एंगल थीटा, उसको प्रेस कर दीजिए। थर्ड का बटन, बटन नंबर 3, ये प्रेस किया। अब इक्वल टू का बटन प्रेस करिए, इक्वल टू का बटन प्रेस करिए। ठीक है, तो क्या क्या करना है, शिफ्ट 2 3 इक्वल टू। बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है ना। ये करके आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और ये वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ऑपरेशन में कैसे न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल ही परफॉर्म होता है और कुछ भी नहीं। डिवीजन ऑपरेशन में छोटा छोटा सा बेसिक का पार्ट है ये। नॉर्मली इसको इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो कंसेप्ट आगे चल के हिलेगा, आगे चल के जो है कंसेप्ट एकदम बिगड़ा हुआ हो जाएगा। तो पता तो रहेगा कि डिवीजन में एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं और मैग्नीट्यूड्स डिवाइड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला किससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस पॉइंट तक आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आगे के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो गेट हो, ESE हो, AEJ हो, उसके लिए फाउंडेशन आपका इसी समय बनेगा। तो ये फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो उधर दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये ऑपरेशन समझ गए आप बेसिकली। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेटर के अंदर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक, अब आखिरी पॉइंट आज का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। हम एक्चुअली मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ये सब टॉपिक्स जो है वो अलग अलग वीडियो में आते हैं नॉर्मली। मैं आपके लिए एक ही वीडियो में ये सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स का फॉर्म है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए एकदम खूब ज़्यादा बल्क में वीडियो हो जाए उसी उसी टॉपिक के लिए। ठीक है, तो सेपरेट अलग करने का कोई मतलब नहीं है। जब फुल कोर्स में पढ़ेंगे तो ये सब सेपरेट अलग अलग टॉपिक पे आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल क्रैश कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी बैक टू बैक आपको मैं, तो इसलिए मैंने बोला ना कि टॉपिक आपका कुछ नहीं छूटेगा, बस नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं वो कम रहेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज फेजर कन्वर्जन। फेजर कन्वर्जन, अभी अभी जस्ट आप लोगों ने अगर ये ऑपरेशन मेरे साथ परफॉर्म किया था डिवीजन का, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलार में कन्वर्ट करके आंसर निकाला और 3 एट एन एंगल 15 डिग्री आपको दिखा कैल्सी में, तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख गए। कैलकुलेटर में आपने ये चीज़ कर लिया, मैनुअली कैसे करोगे, मैनुअली कैसे किया जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए फेजर कन्वर्जन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो फेजर कन्वर्जन हमको 2 टाइप का करना होता है। सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म टू, रेक्टेंगुलर फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलार फॉर्म। ठीक, और दूसरा जो ऑपरेशन रहता है सेकंड ऑपरेशन, इसमें हम लोग पोलार फॉर्म से किस में कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटीज को, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक, यही 2 टाइप के कन्वर्जन आपको सीखना है। ये 2 टाइप के कन्वर्जन आते हैं ना तो आप बना लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ये 2 टाइप का कन्वर्जन आपको अभी सीखना है, तुरंत के तुरंत बताऊंगा, बहुत ईजी है।
अच्छा, आप सोचेंगे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का कन्वर्जन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर से ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलार से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक जगह पे यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा, सेकंड वाला जो फॉर्म है ये ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से ही होता है। ठीक, चलिए कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं इसका। तो रेक्टेंगुलर टू पोलार, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, रेक्टेंगुलर टू पोलार। तो भाई रेक्टेंगुलर टू पोलार फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसकी खास बात ये है कि अगर सपोज कर लो आपको कोई क्वांटिटी गिवन है, जैसे सपोज कर लो कि आपको एक क्वांटिटी जो है वो गिवन है, जैसे x कुछ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है a प्लस जे बी, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ x निकालेंगे। कैसे हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके आप मॉड ऑफ x निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, एंड फेज एंगल के लिए आप लिखेंगे फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू, इट इज tan इनवर्स b बाई ए। और इतने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ x एट एन एंगल प्लस माइनस फाई। ये आपका कन्वर्टेड फॉर्म जो है पोलार में हो करके आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है कन्वर्जन का। इसका जो मेथड है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किसी एग्जाम्पल से। देखिए, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में हम लोग एक डेटा लेते हैं, क्या, 4+3j का डेटा। ठीक है, मान लीजिए हमारा डेटा है, कौन से फॉर्म में, अभी रेक्टेंगुलर में है ना, पोलार में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए, तो पोलार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू विल राइट मॉड ऑफ एक्स, ये मान लीजिए एक्स कोई डेटा है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो फिर मॉड ऑफ एक्स जो है उसको लिखेंगे हम लोग 4 4 16, 3 3 9, दैट इज 25। 25 रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया ना। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, यहाँ से फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल कैसे निकलेगा, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए। तो tan इनवर्स b बाई ए में मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3/4। अब इसको मैं कैलकुलेटर से अभी फिलहाल के लिए सॉल्व कर लेता हूँ और इसका आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज tan इनवर्स 3/4। देखिए, ये डेटा मेरे पास आ गया 36.869। तो फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 36.869 डिग्री। सो देयरफॉर फाइनली एक्स एट एन एंगल थीटा, यानी कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलार में मैं लेकर के आ रहा था उसका फाइनल डेटा आ गया मेरे पास 5 एट एन एंगल 36.869 डिग्रीज। दिस इज माई फाइनल कन्वर्जन। ये देखिए, ये आ गया आंसर, इसी की मैं बात कर रहा था। सेम बन जाएगा, आप सभी से चेक कर लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल्स इसके आप और सॉल्व करिए, है ना। एक दो एग्जाम्पल जो है मैं आपको दे देता हूँ एज अ होमवर्क, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 + 4j, इसका बताइएगा पोलार फॉर्म। इसका आपको बताना है पोलार फॉर्म। ठीक है, ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, चलिए अब दूसरा कन्वर्जन जो है, लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, वो बता दूं। सेकंड जो कन्वर्जन आपको पढ़ना है, कन्वर्जन नंबर 2, दैट इज पोलार फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलार से रेक्टेंगुलर फॉर्म, यहां आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है पोलार फॉर्म का। ठीक, जैसे कोई डेटा है a एट एन एंगल थीटा प्लस माइनस थीटा, ऐसा कोई डेटा है आपके पास, x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a एट एन प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे a cos थीटा प्लस j, फिर से लिखेंगे a, वही मॉड के फॉर्म में जो वैल्यू है वो, इंटू साइन थीटा। यहाँ कोई b नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला लिखने के समय हम लोगों ने b भी लिखा था ना, यहाँ कोई b नहीं है, एक ही कांस्टेंट के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये लिख करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर जो थीटा की वैल्यूज है वो पुट करेंगे, और उसके बाद फाइनली आपका आंसर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आएगा कि a प्लस जे ए,
और ए डैश, इसको ए डैश लिख लीजिए क्योंकि इसके साथ साइन के एंगल के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए डैश बन जाएगा, और इसी ए डैश को हम लोग बी के फॉर्म में रिफर करते हैं, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, या आप इसी को लिखते हैं ए प्लस जे बी, जो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक वैल्यू के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, क्या है भाई, इसमें लिखा हुआ है मान लीजिए 5 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, 5 है एट एन एंगल 60 डिग्री, या 10 लिख लीजिए एट एन एंगल 60 डिग्री, आपकी मर्जी, कोई भी डेटा आप ले लीजिए। 10 एट एन एंगल 60 डिग्री है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला, कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 cos थीटा प्लस, एंगल पॉजिटिव है ना, पहले आप प्लस लिख दीजिए, जे 10 साइन थीटा। ठीक है, 10 cos थीटा और जे 10 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, ये सब x की वैल्यू चल रही है यहाँ पर, 10 इंटू 1/2 प्लस जे 10 इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 इंटू √3/2। इसको और सॉल्व कर लेता हूँ मैं, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस, ये भी 5 हो गया, जे 5√3। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया सीधे। अब आप खुद ही चेक कर लेते हैं इसको कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कौन से फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और हमने शुरुआत किया था कहाँ से, पोलार फॉर्म से। तो बहुत आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई करके पोलार टू रेक्टेंगुलर ला सकते हैं, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि कहाँ पर और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन पार्ट। कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप उस एग्जैक्ट सेम तरीके का इस्तेमाल करिएगा। इसका भी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप इस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर से बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वाला पार्ट है और जितना ज़्यादा सवाल बना के आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिएगा, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है किसको, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है 5 एट एन एंगल -30 डिग्रीज को। ठीक है, -30 डिग्री ये लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट इट इन इट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करिए इनटू इट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, चलिए इसको जरूर से बना के देखिएगा, जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आंसर आपका आ रहा है आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बस आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं। इसी के साथ आज का रिप्रेजेंटेशन का पोर्शन जो है सिंगल फेज एसी का वो होता है कंप्लीट, along with phasor algebra, along with the phasor convergence। ये 3 बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने आज कवर किया हुआ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो अगला वीडियो जो है उसका इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर आपको और बढ़िया सा एक न्यू सा टॉपिक जो है मैं बताऊंगा। सिंगल फेज एसी के हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो अगर आपने सिंगल फेज एसी का यानी कि मॉड्यूल 2 का पहला लेक्चर नहीं देखा तो अब से 2 लेक्चर दूर इसका फर्स्ट लेक्चर है, वहाँ से शुरुआत कर लीजिए और फिर इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में कवर करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, सारी चीज़ें आपसे बनने लग जाएगी। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, भले इस बेस से एक डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी बेस के ऊपर 10 इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के समय मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। चलिए तो सेशन को आज के यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इतनी देर तक बने रहने के लिए और मस्त तरीके से सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।